हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बीएससी सेमेस्टर 4th के सारे यूनिट्स के एमसीक्यूज़ मैंने मिक्स करके इन्वॉल्व किए हैं और ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत हेल्पफुल। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी बीएससी सेमेस्टर 4th में हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चंस लूँगी और उसके बाद जो बचे हुए 50 क्वेश्चंस है वो मैं सेकेंड वीडियो में लूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपका है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज। देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये पूछ रहे हैं कि जो क्लोरीन एटम है उसका वो वाला इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन पाया है, उसके क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या क्या होगी। यहाँ आपको याद ये रखना है कि ये आपसे लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, वरना बच्चे यहाँ पर गलत कराते हैं। देखो अभी मैं बताती हूँ कि ये पूछ क्या रहे हैं आपसे। अब देखो, आपका क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। 17 के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा 3p5, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक वो होगा 3p5, ठीक है। अगर मैं p की ऑर्बिटल्स बनाऊँ तो एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा आया, ये वाला। अब ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या पूछ रहे हैं, तो वो इस इलेक्ट्रॉन की, ये वाला जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी आपसे पूछ रहे हैं वो क्वांटम नंबर की वैल्यू, क्योंकि यही कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, तो n बराबर हो गया, तो n बराबर हो गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद p में प्रेजेंट है, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद m की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया आपका -1, ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस का 1, तो ये हो गया प्लस का 1। तो आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो होगी n = 3, l = 1 एंड m = 1। वैसे इसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, इसमें जो है ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी है कि यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, l की वैल्यू माइनस में नहीं आती है कभी भी। तो n = 3, l = 1 एंड m = 1 होने वाला है आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाई √L, l+1 h/2π। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन s इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, उसके लिए जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर L हमारा क्या बताएगा, L हमारा बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। आपको ये याद रखना है कि जो L की वैल्यू होती है, L की वैल्यू S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 एंड F के लिए होती है 3, ठीक है। इस टाइप से आपको वैल्यूज़ याद रखनी होंगी। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, ये आपसे s इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हैं, तो s इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे 0, तो √0, 0 + 1 और ये हो गया h/2π। तो 0, 0 + 1 मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा आपका 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज। तो आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो आपको किसके बारे में जानकारी देता है, वो आपको ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, ऑप्शन बी है शेप ऑफ ऑर्बिटल, सी है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस एंड डी है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आफ्बाउ प्रिंसिपल और लास्ट है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर मैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखती हूँ तो आता है 2p3, ठीक है। तो 1, 2 और 3। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन को इसी तरह से क्यों भरा, ये कौन सा रूल हमें बताता है। तो ये रूल हमें बताता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस ने रूल दिया था कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद उनकी पेयरिंग होगी। अगर मैं इनको ऐसे भर देती ना कि 1, 2 और 3, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा गलत। तो हुंस रूल के हिसाब से पहले आप सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद उसको पेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा है, 5th क्वेश्चन है आपका, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। डी ब्रोगली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपसे इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जा सकता है और फार्मूला वाइज तो आपसे पूछ ही सकते हैं। तो डी ब्रोगली इक्वेशन, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। डी ब्रोगली इक्वेशन किस किस को आपस में जोड़ती है कि जो हमारा मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, और जो हमारी वेवलेंथ होती है, उन दोनों को रिलेट करती है डी ब्रोगली इक्वेशन। अब आपका जो मोमेंटम होता है उसे हम कैसे देखते हैं, उसे हम देखते हैं p से, मतलब उसे हम डिनोट करते हैं p से। और लीनियर मोमेंटम बराबर होता है m इंटू v, ठीक है। m मास हो गया, v स्पीड हो गई। तो आपका जो लैम्डा होता है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, ठीक है। अब मैं p की जगह p की वैल्यू अगर रख देती हूँ तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। देन अगला 7th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन एल वैल्यू द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m आर गिवन बाय। किस फॉर्मूला से हम, जैसे मान लो L की वैल्यू आपको दे दी 2, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक मोमेंट किस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप किस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब देखो फॉर्मूला तो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। आपका जो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है वो तो होने वाला है 2l+1। अब इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। अप्लाई करके दिखाने का मतलब है, अगर मान लो उन्होंने L की वैल्यू आपको दे दी 2, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला लगाया कि m की वैल्यू किसके बराबर होंगी, 2l+1 के बराबर होंगी, यानी कि 2 इंटू 2+1, तो ये आ गया आपका 5। मतलब m की 5 वैल्यूज़ निकल के आएंगी, आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यू निकल के आएंगी। देखो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम, l बराबर 2 मतलब हो गया d ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गई आपकी 1, 2, 3 और 1, 4। तो अगर मैं इसमें m की वैल्यूज़ देखूंगी तो क्या हो गया, 0, -1, -2, +1 और +2। कितनी वैल्यूज़ हो गई, 5 वैल्यूज़ हो गई। क्या हुआ, हेंस वेरीफाइड, है ना, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2l+1। अगला क्वेश्चन है, इफ़ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इन ऑर्बिटल। बहुत सिंपल है, आपका n बराबर 2 है, इसका मतलब शेल तो आपकी हो गई 2 नंबर की, ठीक है। अगर शेल हो गई आपकी 2 नंबर की, अगर शेल आपकी 2 नंबर की है तो ये भी गया और ये भी गया, ठीक है। अब n बराबर 2 तो या तो 2s होगा या 2p होगा। l बराबर 1 किसके लिए होती है वैल्यू, p के लिए होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया 2p, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका हो गया 2p। आपका जो 9th क्वेश्चन है, अगर मैं उससे देखती हूँ तो उसमें आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ l फॉर n इज इक्वल्स टू 2 विल बी। क्या वैल्यू होने वाली है n इज इक्वल्स टू 2 के लिए l की। तो देखो अगर आपको n की कोई वैल्यू दी है तो l की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, l की वैल्यू आपको मिलेगी 0 to n-1 फार्मूला से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 0 to n का वैल्यू आपको 2 दिया है तो हो गया 0 to 1। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, ये 0 से 1 तक। उसके बाद आपका 10th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन्स आपको मिल सकते हैं। देखो नोडल प्लेन या मैं कहूँ नोड्स क्या होती हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, आशंका है, वो क्या है, 0 है। तो आपको p ऑर्बिटल का शेप पता होगा। p ऑर्बिटल कैसी होती है, इस टाइप से होती है, ठीक है।
तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ये क्या है, नोड है। तो जो आपकी p ऑर्बिटल है उसमें कितने नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे, केवल एक नोडल प्लेन। तो आपका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल ऑर्बिट। एल ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n का मतलब है कौन से नंबर की आपकी ऑर्बिट है। तो l कौन सी होती है, l होती है हमारी 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये इक्वल्स टू हो गया 8। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज़ 8। उसके बाद अगला क्वेश्चन है n+l रूल इज़ ए पार्ट ऑफ। n+l रूल जो है वो किसका पार्ट है, हुंस रूल का है, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है, ऑप्शन सी ऑफ-पाउ प्रिंसिपल, या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी ऑफ-पाउ प्रिंसिपल। ऑफ-पाउ प्रिंसिपल का पार्ट होता है n+l रूल, जिससे हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही से किसने बताया था, इन्होंने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। नेक्स्ट है आपका विच इज़ स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके बाद अगला है आपका विच इज़ स्टेफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। तो आपकी जो स्टेफन लॉ होती है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, वो आपको टेम्परेचर का रिलेशन बताती है, लेकिन कौन सी पावर। जैसे आपको पहला ऑप्शन दिया है ई बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन में टी क्यूब है, सी ऑप्शन में टी 4 है, एंड डी ऑप्शन में टी की पावर 5 है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका टी 4। आपको MCQ पेपर के लिए ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये। उसके बाद आपका अगला 15th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इक्वेशन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू। तो इसका जो फार्मूला होता है बहुत फेमस फार्मूला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए h/mc मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। पूरा डेरिवेशन टाइप होता है, आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका MCQ पैटर्न पेपर है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला वगैरह या स्टेटमेंट्स याद करके भी पेपर दे सकते हैं। अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो आप ज़रूर पूरा डिटेल में पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ इज़। किरचॉफ लॉ क्या होती है। तो किरचॉफ लॉ पहला ऑप्शन है ES अपॉन AS इज इक्वल्स टू EB, देन ऑप्शन बी है AS अपॉन ES इज इक्वल्स टू EB, देन ऑप्शन सी है EB अपॉन ES इक्वल्स टू AS। एक्चुअल में एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो दो हमारे फेनोमेनन होते हैं उसको रिलेट करता है हमारा किरचॉफ लॉ। ये जो आपको EB दिख रहा है ना, EB आपका कांस्टेंट है, ES आपका एमिशन और A आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन A। चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम में आता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को हम किससे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं H से। ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ऑप्शन ए है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 जूल सेकेंड। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि आपको सारी आगे की वैल्यू सेम दी है। क्या दिया है, 6.626 ऐसे ही दिया है चारों ऑप्शन में, बस आपको 10 की जो पावर है वो चेंज करके दी है। यूनिट भी आपको सेम दी है। ठीक है। यूनिट होती है इसकी प्लैंक कांस्टेंट की जूल सेकेंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको हम 6.63 भी लिख देते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। देन आपका अगला क्वेश्चन है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस एलिमेंट इज़ नोन एज। अब देखो किसी भी एलिमेंट से, जैसे मानो ये हमारे पास सिल्वर का एलिमेंट मेटल है, सिल्वर मेटल है, इसके सरफेस से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब उस पर कोई ना कोई फोटोन आकर टकराएगा, है ना, एनर्जी आकर टकराएगी, कोई रेडिएशन होगी। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी भी सरफेस से, किसी भी सतह से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट मतलब निकालना चाहते हैं तो हमें जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, कि मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही होगी वरना तो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हो सकता, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम, पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, बी है पोटेंशियल एनर्जी, सी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड डी है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका है राइट आंसर।
देन हमारा 19th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ गामा इन टर्म्स ऑफ सी पी एंड सी बी। ठीक है, सी पी और सी बी को हम गामा के साथ क्या क्या फॉर्मूला होता है गामा का जिसमें हम सी पी और सी बी को यूज़ करते हैं। तो आपका गामा बराबर सी पी बराबर सी वी है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है गामा बराबर सी पी अपॉन सी वी, थर्ड ऑप्शन है गामा बराबर सी वी अपॉन सी पी एंड फोर्थ ऑप्शन है गामा बराबर सी पी अपॉन 2 सी वी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, गामा बराबर सी पी बटे सी वी। गामा क्या है? गामा आपका रेशियो है। सी पी और सी वी क्या है? सी पी और सी वी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपकी जो मोलर हीट होती है उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका एच कैप इज़ नोन एज। ये कैप क्या होता है? अगर आपने पीछे की वीडियो देखी होगी तब भी मैंने उसमें समझाया था आपको कि कैप का मतलब यहाँ पर ऑपरेटर से है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का ये बहुत फेमस एक टर्म है ऑपरेटर। तो एच कैप इज़ ऑल्सो नोन एज। एच कैप का नाम क्या है, कौन सा ऑपरेटर है ये? तो पहला ऑप्शन है लाप्लासियन ऑपरेटर, बी ऑप्शन है ईगन फंक्शन, सी ऑप्शन है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड डी ऑप्शन है नन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑब्वियसली आपका जो सी ऑप्शन है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसका मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये कैसे रिलेट होता है। एच ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ई साई ऑपरेटर, इस तरीके से ये एनर्जी से भी रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला ऑप्शन है हैज़ लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, हैज़ मोर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, बोथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एंड नन ऑफ दिस। देखो यहाँ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि जब आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलती हैं तब जाके हमारी बनती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं दो टाइप की, जिसकी हाई एनर्जी होती है वो होती है एंटी बॉन्डिंग और जिसकी लो एनर्जी होती है वो होती है बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ मिडिल में जो लाई करेगा वो क्या होगा, ये होगी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई एनर्जी वाली एंटी बॉन्डिंग और लो एनर्जी वाली बॉन्डिंग। तो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्री रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज़ नॉट पॉसिबल इन। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं, चलो पहले सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर तो इसका होने वाला है पाई बॉन्ड। ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो भाई एक ही बात हो गई। सिंगल बॉन्ड में भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो पाई बॉन्ड में जो फ्री रोटेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें रिजिडिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? रिजिडिटी आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार मार्क करूँगी। ये क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एनर्जी को हम किस फॉर्मूला से देते हैं? पहला ऑप्शन है ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, बी ऑप्शन है ई एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8 एम एन स्क्वायर, सी ऑप्शन है ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एन स्क्वायर एंड ई एन है डी ऑप्शन है ई एन इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर अपॉन 8 ए स्क्वायर एच स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, वैसे न्यूमेरिकल नहीं होता, आपको केवल एन की वैल्यू पुट करके निकालना होता है। तो बहुत सिंपल चीज़ होती है, तो इसका फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बॉन्डिंग होती है उनकी लो एनर्जी होती है और जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसकी हाई एनर्जी होती है ना। अब बात क्या होती है कि एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से शो करते हैं और बॉन्डिंग को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो जब हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तब तो पाई की एनर्जी सिग्मा से क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा होगी पाई स्टार से। ठीक है, तो आपका चारों में जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, सिग्मा स्टार। जो आपका है सिग्मा स्टार, आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ यूवी रीजन्स इन मीटर्स इस, मीटर में पूछा गया है, ज़्यादातर हम उसमें पढ़ते हैं नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में पढ़ते हैं। तो यूवी रीजन के लिए जो आपकी वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻8 के मीटर के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी मैं इम्पॉर्टेंट मार्क करूँगी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव एटम इज गिवन बाय, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ध्यान देना है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है वो होता है 3n-6। अगर यहीं ये पूछ लेते कि आपका लीनियर मॉलिक्यूल है तब आपका फॉर्मूला क्या होता, तब आपका फॉर्मूला 3n-5 होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कंपोनेंट दैट कन्वर्ट्स स्पेक्ट्रल रेडिएशन इनटू सिग्नल एंड देन डिटेक्ट्स इट। देखो एनालाइज़र है ऑप्शन, मॉड्यूलेटर है, डिटेक्टर है, नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर होने वाला है डिटेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, क्या चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। ऑप्शंस हैं n to पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, n to सिग्मा स्टार एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार। चलो पहले राइट आंसर तो आपका ऑप्शन डी है, लेकिन कैसे है, आप कैसे याद रखोगे। तो देखो आपकी जो होती हैं 4 तो आपको पता है कि 2 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग होती हैं और 2 ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग होती है और बीच में लाई करती है आपकी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सबसे ऊपर होगी सिग्मा स्टार, बीच में होगी n, यहाँ पर पाई स्टार, यहाँ पर पाई और यहाँ पर सिग्मा। अब मैं इसमें आपको ट्रांजिशन करके बताती हूँ। ट्रांजिशन कैसे होगा, n से पाई स्टार हो सकता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है और पाई से पाई स्टार हो सकता है। इसी तरीके से n से सिग्मा स्टार हो सकता है। अब इसमें से आपको क्या देखा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, हमारी चाहिए सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिव माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। अब देखो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है HCl। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या ज़रूरी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डाईपोल मूवमेंट होना चाहिए। गलत कलर सेलेक्ट कर लिया, हाँ डाईपोल मूवमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में। अब देखो H2 में डाईपोल मूवमेंट है, नहीं है। Cl2 में है, नहीं है। उसके बाद CO2 में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि CO2 कैसे बनेगा, O और O क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो जो HCl है उसमें क्या है, आपका डाईपोल मूवमेंट होगा और जिसमें डाईपोल मूवमेंट होगा वो क्या करेगा, वो आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में, मतलब माइक्रोवेव रीजन में स्पेक्ट्रम दिखाएगा, या माइक्रोवेव एक्टिव होगा या फिर रोटेशनल एक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन विच वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये 2 तरीके की शिफ्ट होती हैं। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि किस में ज़्यादा की तरफ जाएगा, ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और किस में कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। तो आपकी जो बैथोक्रोमिक होती है उसमें क्या होती है, उसमें आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होती है शिफ्ट। वेवलेंथ कहाँ शिफ्ट होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। कैसे याद रखोगे, ट्रिक है छोटी सी। ट्रिक क्या है कि आपने माना आप बात करके आए, है ना, ट्रिक है मेरी बनाई हुई है, तो आपको अच्छी लगे अच्छी बात है, नहीं लगे अपनी बना लेना, ठीक है। तो आप बात करके आए, नहा कर आए, नहाने के बाद क्या होता है, नींद आने लगती है ना, थकान से मतलब नींद आने लगती है बस नहा के। तो उसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी लो हो जाती है। एनर्जी लो हो जाती है, इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट में लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेक्शन रूल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रम है तो रोटेशनल लेवल्स भी होंगी, है ना, और उन लेवल्स में अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रम है तो इस तरीके से रोटेशनल लेवल्स भी होंगी, है ना। इनका कुछ ना कुछ नंबर भी होगा, जैसे ये हो गई डेल्टा J बराबर 1,
1, ये हो गई डेल्टा जे बराबर 2, इसी तरीके से ये हो गई डेल्टा जे बराबर 3, है ना, ऐसे ही चलती जाएंगी ऊपर तक। तो इनमें जो ट्रांजिशन है वो सारे तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो ख़राब भी होंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारे ट्रांजिशंस अलाउड होंगे। तो उन ट्रांजिशंस को कि कौन से ट्रांजिशन अलाउड हैं उसके लिए हम कुछ रूल फिक्स कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। तो वो वही पूछ रहे हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए जो आपका सिलेक्शन रूल है वो होता है डेल्टा जे इज इक्वल्स टू ±1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द लाइन अपियरिंग ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम v इक्वल्स टू 1 इज़ नोन एज। अब देखो यहाँ पे v का मतलब क्या है, v का मतलब है आपका वाइब्रेशनल लेवल। कौन सी लेवल? वाइब्रेशनल। j का मतलब रोटेशनल, ठीक है। तो अगर v बराबर 1 से ट्रांजिशन हो रहा है और उसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा में लाइन भी मिल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फंडामेंटल बैंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट ओवरटोन बैंड, ऑप्शन सी है सेकंड ओवरटोन बैंड एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट ओवरटोन बैंड, ठीक है। अगर v बराबर 0 से होता ट्रांजिशन तो क्या बोलते हैं हम उसे? उसकी एनर्जी को हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, और जो बैंड होता वो होता फंडामेंटल बैंड। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। अब यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, किसी भी चीज़ की यूनिट निकालनी है तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो F बराबर माइनस के एक्स, ये हो गया आपका फॉर्मूला फोर्स का। F मतलब फोर्स है, K मतलब है आपका फोर्स कांस्टेंट जिसकी आप वैल्यू वो पूछ रहे हैं ना, यूनिट वो क्या है? K है, ठीक है। और x आपका है डिस्टेंस। तो अगर मैं k के लिए निकालना चाहूँ तो k बराबर हो गया F अपॉन x। F की जो यूनिट होती है, डायन यहाँ पे दिया है, डाइन अपॉन सेंटीमीटर। तो डाइन किसकी होती है? फोर्स की होती है। और x क्या है हमारा? डिस्टेंस है, तो उसकी हो गई सेंटीमीटर। ये दोनों CGS यूनिट दी हैं। अगर हम SI में लिखते तो न्यूटन पर मीटर लिखते, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डायन अपॉन सेंटीमीटर। डायन नहीं, डाइन। अगला क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग लाइन आर ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये बहुत सारा आपको कई सारी वो दी हैं, वेव नंबर्स दिए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि रोटेशनल कांस्टेंट b की वैल्यू क्या होगी। आप तो घूम गए होगे कि भाई क्या है, कैसे सॉल्व होगा, कहीं तो b दिया नहीं है, कैसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है, कैसे सॉल्व होगा। तो देखो सॉल्व कैसे होगा कि आपकी रोटेशनल लेवल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 2b होता है, ठीक है। अब आप कैसे पता लगाओगे? जैसे 2b तो हमने मान लिया कि 2b है, तो 2b में b की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो b की वैल्यू हो गई इसमें से इसको माइनस, मतलब 2b बराबर होता है 135 माइनस 118। चाहे ऐसे कर देना कि 169 माइनस 152 कर देना, दो जो लगातार वाली हैं उनको माइनस कर देना, ठीक है। तो आपका आएगा 17। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया 17 सेंटीमीटर इनवर्स। देन अगला क्वेश्चन है द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए हेट्रोन्यूक्लियर होगा। हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाई। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किससे निकाल सकते हैं? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। देन अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स विच अफेक्ट द विथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की जो चौड़ाई होती है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? डॉपलर ब्रॉडनिंग पे, लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग पे, बोथ या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है बोथ। दोनों तरह की ब्रॉडनिंग पे आपको मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस की जो चौड़ाई होती है, विथ होती है, वो डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है द रमन एंड IR स्पेक्ट्रा कैन टेल अस molecule is linear or non-linear, molecule is symmetrical or non-symmetrical, neither of these, both A and B। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बोथ A and B। अगला क्वेश्चन है द रमन लाइंस ऑन द लेस फ्रीक्वेंसी साइड्स आर। जो रमन लाइंस लेस फ्रीक्वेंसी साइड पर होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो देखो आपकी ये है सबसे हाई इंटेंसिटी किसकी होती है? हमारी हाई इंटेंसिटी होती है रेलिक की, ठीक है। उसके बाद इधर बनती हैं एंटी स्टोक, इधर बनती हैं स्टोक, ठीक है। तो जो जिसकी लेस फ्रीक्वेंसी होती है स्टोक और एंटी स्टोक में, वो होती है हमारी एंटी स्टोक। इसे हटाना पड़ेगा।
वो होती है हमारी एंटी स्टोक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ कैरीड आउट इन। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी विजिबल रीजन में देखी जाती है या देखने को मिलती है। उसके बाद आपका 40th क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ रमन पीक डिपेंड्स अपॉन। रमन पीक जो होती है, रमन लाइन जैसे हमें मिल रही है, पीक्स मिलती हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव ग्रुप, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट रिलेशन। ये क्या है? ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ना, ये बियर लैम्बर्ट लॉ के दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है A = ECL, दूसरा दिया है A = log I/I0, तीसरा है A = log I0/I एंड D है E = CL/A। अब देखो यहाँ पर ना गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। ये गलत है और ये गलत है, क्योंकि अगर ये मतलब जैसे मान लो A = E/CL है, तो E क्या हो जाएगा? A/CL। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। C और L, यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है वो भी बता देती हूँ। A का मतलब है आपका एब्जॉर्बेंस, ठीक है। और ये जो आपको E दिख रहा है, ये असल में एक कांस्टेंट है जिसे एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। C आपकी कंसंट्रेशन है और L आपकी लेंथ है। अगला क्वेश्चन है N से π* एब्जॉर्प्शन डू नॉट अपीयर इन। तो ये आपका ऑप्शन A दिया है एसिडिक मीडियम, ऑप्शन B बेसिक, C न्यूट्रल एंड ऑप्शन D इज़ गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में आपका N से π* ट्रांजिशन नहीं होता है। N से π* ट्रांजिशन कब होगा? जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और पाई भी हो। पाई होने का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। अगला क्वेश्चन है विच इज़ हैविंग हायर लैम्डा मैक्स अमंग द फॉलोइंग। सिस स्टिल्बीन, ट्रांस स्टिल्बीन, बोथ हैव सेम लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक वुडवार्ड फीजर रूल के नाम से होता है, उससे हम ये सब कैलकुलेट करते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं एक बड़ी वीडियो उस पर थ्योरी की बना दूंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का, पर्टिकुलरली किसी डाईइन का, हम लैम्डा मैक्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हायर लैम्डा मैक्स किसका होने वाला है? वो होने वाला है आपका ट्रांस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क्स ऑन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे डिपेंड करता है, या मतलब उस प्रिंसिपल पे चलता है। अभी हमने ऊपर भी क्या देखे? बियर लैम्बर्ट्स लॉ के फॉर्मूला देखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सैम्पल सेल इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ जनरली मेड अप ऑफ। जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए जो पूरा आपको मशीन होता है, उसमें जो सैम्पल सेल होता है वो किसका बना होता है? तो आपका सैम्पल सेल बना होता है क्वार्ट्ज का। अगला क्वेश्चन है इन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लैम्डा मैक्स लाइज इन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में लैम्डा मैक्स कहाँ मिलती है? वो हमें यूवी रीजन में मिलती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लैम्डा मैक्स फॉर। ये जो आपको कंपाउंड है कैसे निकालोगे बताओ। अब देखो होता क्या है, ये आपका ब्यूटाडाइइन का, मैं अभी बता ही रही थी आपको कि आपका वुडवार्ड फीजर रूल जो होता है उससे आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हो। क्वेश्चन भी है इस पर पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है, और उम्मीद है कि आपके पेपर में भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि देखो ये यहाँ से चले, मैं यहाँ बड़ा सा बनाती हूँ, बनाते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 ये डबल बॉन्ड ये और ये। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ दूसरा कलर। मुझे इस कार्बन से, और जहाँ तक दूसरा कार्बन है
यहाँ तक का मतलब है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूरी जो मैंने अंडरलाइन करा जो इसके अंदर कंपाउंड आया वो क्या हो गया, वो हो गया ब्यूटाडाइईन। ठीक है, ब्यूटाडाइईन वाले के लिए जो पेरेंट मतलब एक तरह से आपका ढांचे की तरह काम कर रहा है, उसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है, एब्जॉर्प्शन जिस वेवलेंथ पर होता है वो वैल्यू होती है आपकी 214। ठीक है, 214 होती है। उसके बाद आपको इसमें क्या जोड़ना है, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और तीसरा मिथाइल, मतलब जो रेसिड्यू हैं उसके हर एक रेसिड्यू के लिए 5 जोड़ता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3, मतलब आपको जोड़ना है 15। तो ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। तो जो आपका ऑप्शन हो गया वो मतलब जो आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू आई वो हुई 229। तो आपका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन इज स्टॉप्ड बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में सब लोग जानते हैं, तो ओजोन लेयर कौन सी हार्मफुल रेडिएशन को रोकती है, सनस्क्रीन भी बनती है ओजोन लेयर इन रेडिएशंस के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनको रोकने के लिए हमारी ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ऑल्सो नोन एज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ईजी क्वेश्चन आते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एग्ज़ाम दूंगी और मैं ही टॉप कर दूंगी तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को और क्या बोलते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, मास या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों, क्योंकि जो रोटेशनल वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो माइक्रोवेव रीजन में काम करती है। ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज़ बोथ माइक्रोवेव एज वेल एज IR एक्टिव। तो आपके ऑप्शंस हैं, ये मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो माइक्रोवेव एक्टिव भी हो, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दिखाए और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दिखाए। तो देखो दोनों के लिए ही क्या चाहिए, दोनों के लिए ही आपको चाहिए डाइपोल मोमेंट, मतलब किसी ना किसी तरीके से पोलराइजेशन हो जाना चाहिए। अब Br2 में हो सकता है, नहीं हो सकता, H2 में हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जो आपका है HBr इसमें कैसे ना कैसे पोलराइजेशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आपका जो H है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, पार्शियल चार्जेस बन सकते हैं और पार्शियल चार्जेस बनने के वजह से इसमें पोलराइजेशन हो गया और इसमें एक डाइपोल मोमेंट का क्रिएशन हो गया। इसकी वजह से ये माइक्रोवेव और IR एक्टिव होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी HBr। तो ये थे आपके सेमेस्टर 4 के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस सेकंड पार्ट में होंगे, वो वीडियो भी ज़रूर देखना और ये वीडियो भी अच्छे से कम 2 से 3 बार देखना, वरना भूल जाओगे, क्योंकि वीडियो में समझाया है कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी वीडियो से फ़ायदा हो। ठीक है, that's all, bye bye।